हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पॉलिटी के सेकंड वीडियो में। इस वीडियो में स्टूडेंट्स के मन में जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग चैप्टर रहता है, कंफ्यूजिंग टॉपिक जो है वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो काम करते हैं संचालक मंडल और उसे नियंत्रित करने वाला नियंत्रक मंडल। इन दोनों की व्यवस्थाएं जो हैं जी, ये संचालक मंडल यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और ये नियंत्रक मंडल अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और इनके बीच में जो परस्पर संबंध क्या है, दोनों के सदस्य कैसे हैं, इनका संबंध आपस में, उनके सदस्य कितने हैं और वो सदस्य कौन कौन से काम करते हैं और इनका नियंत्रण और दायित्व क्या क्या है, तो इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है सन 1600 में। 15 वर्षों का उसे चार्टर दिया जाता है पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए। तो अब इस कंपनी के काम को कौन चलाएगा, ये तय करने के लिए हम देखते हैं कि कंपनी के काम को चलाने के लिए संचालक मंडल बनाया जाता है। सारे शेयर होल्डर जितने भी होते, जितने व्यापारियों ने, चूँकि 100 व्यापारी थे और आगे और भी व्यापारी जुड़ते चले गए, तो सारे तो एक साथ काम को देख नहीं सकते थे, इसलिए उन्हीं में से 24 लोग चुने गए। वो 24 लोग इस व्यवस्था को देखते थे। इन 24 लोगों को मिला के जो संस्था बनी उसे कहा गया संचालक मंडल। और पूरी ये ब्रिटेन में रह के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो था या संचालक मंडल जिसे हिंदी में कहते हैं, ये पूरी व्यवस्था को देखते थे। भारत में कहाँ पे कोठी का निर्माण करना है, कहाँ से कौन सा माल खरीदना है, किसे गवर्नर नियुक्त करके यहाँ से भेजना है, कौन, भारत में 3 प्रेसिडेंसी उस टाइम थी, ये बंगाल की, ये मद्रास की और ये यहाँ पे जो थी ये थी बम्बई की। ये तीनों प्रेसिडेंसियों का कार्यकाल कैसे चलेगा, किस तरीके से सारे ये काम करेंगे, तो इसके लिए ये व्यवस्था की जाती है। तो इसका सारा काम संचालक मंडल देखेगा। तो कंपनी के शेयर होल्डरों में से 24 लोग चुन लिए गए। अभी तो हम फिलहाल के लिए इसको छोड़ देते हैं। अभी हम सिर्फ देखते हैं कि शुरुआत कैसे हुई, कैसे शुरुआत के साथ साथ संचालक मंडल कैसे काम करता है। तो कंपनी के शेयर होल्डरों में से 24 का चुनाव कर लिया गया। फिर आगे आता है कंपनी के कामों को रेगुलेट करने के लिए आता है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट जो आता है वो 1773 में लाया जाता है। उसमें एक नई व्यवस्था की जाती है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में जो 24 सदस्य थे, उन 24 सदस्यों का चुनाव शेयर के आधार पर होगा। यानी जिसके पास जितना ज़्यादा शेयर होगा वो उतना ही ज़्यादा वोट डालने का हकदार होगा। इसमें हम देखते हैं कि किसको कितना पावर दिया जाता है। तो इसमें जो 1000 पाउंड के जिसके पास शेयर होते हैं उसको 1 वोट डालने का अधिकार मिलता है। जिनके पास 3000 होते हैं पाउंड के शेयर, उनको 2 वोट डालने का अधिकार मिलता है। जिनके पास 6000 पाउंड का होता है उनको 3 वोट डालने का अधिकार मिलता है। जिनको 10,000 होता है उसके 4, और इसी तरीके से आगे भी बढ़ती संख्या चली जाएगी। इनमें से जिस प्रकार हमारी राज्यसभा में सदस्य 1/3 सदस्य राज्यसभा के, प्रत्येक 1/3 जो सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में वो अपना कार्यभार त्याग देते हैं और नए सदस्य उनकी जगह पे आ जाते हैं। उसी प्रकार से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में भी 6 सदस्य प्रत्येक वर्ष अवकाश ग्रहण करते थे हर एक साल में, और नए 6 सदस्य आ जाते थे। तो इस प्रकार से 6 सदस्य आते जाते रहते थे, प्रतिवर्ष उनका चुनाव होता रहता था। तो इस प्रकार से रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ये शेयर के आधार पर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव था ये शुरू हुआ। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं 1784 में आता है पिट का इंडिया एक्ट। इसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की व्यवस्था की जाती है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो कंपनी के कामों पर एक ब्रिटिश संसद की तरफ से एक नई रेगुलेशन लाने के लिए, ताकि ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेही बन जाए। और इस जवाबदेही में ये तय किया गया कि आज से जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा उसके अंडर में आएगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। यानी अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जितने भी काम करेगा उन सारी चीज़ों की परमिशन बोर्ड ऑफ कंट्रोल से लेगा
बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सारी व्यवस्था देखने के लिए तो चलिए देखते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की क्या व्यवस्था है। तो ये है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल अर्थात नियंत्रक मंडल। नियंत्रक मंडल में कुल 6 कमिश्नर होते थे। ये 6 कमिश्नर जो होते थे वो प्रिवी काउंसिल से, उसमें से 6 से 4 जो थे उनको सम्राट के द्वारा प्रिवी काउंसिल से चुने जाते थे। और जो वहाँ की संसद का वित्त मंत्री होता था वो इसका एक पदेन सदस्य बन जाता। पदेन सदस्य अर्थात जो वित्त मंत्री होगा वो अपने आप से ही एक कमिश्नर बन जाता था। और वहाँ का जो विदेश मंत्री होता था वो भी पदेन सदस्य होता था। तो इस प्रकार से 4 सम्राट के द्वारा, एक वित्त मंत्री के द्वारा और एक वहाँ पे विदेश मंत्री जो था, ये 4 2 6 मिलके कमिश्नर बनते थे। तो इस प्रकार से ये सरकार की संस्था थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक तरीके से सरकार की संस्था है। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो पूरी तरीके से कंपनी की संस्था है। लेकिन अब यहाँ से सरकार का दबदबा स्टार्ट होता है और बोर्ड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कोई भी काम करेगा तो उसके लिए जवाब किसको देगा। कोई भी काम करने के लिए परमिशन अगर उसको चाहिए तो उसको परमिशन मांगने के लिए उसको ज़रूरत पड़ेगी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ज़रूरत पड़ेगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। तो इस तरीके से सरकार का ज़्यादा से ज़्यादा शिकंजा कस जाता है। अब इसके बाद जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और इसके काम में जब कोई भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अपने कामों के लिए अनुमति चाहिए होगी तो उसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल से अनुमति मांगनी पड़ेगी। आगे चल के 1858 जब में भारत शासन अधिनियम 1857 की क्रांति होती है भारत में। 1857 की क्रांति के बाद भारत में जो शासन था कंपनी का ख़त्म कर दिया जाता है। और कंपनी का शासन ख़त्म कर दिया जाता है यानी जो पुराना गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल जो था उसकी जगह पे, गवर्नर जनरल की जगह पे वायसराय नियुक्त कर दिया जाता है। उसकी सहायता के लिए एक परिषद बना दी जाती है। इधर भारत सचिव बना दिया जाए। भारत सचिव कौन होता था? भारत सचिव वहाँ की संसद में एक भारत के मामले देखने के लिए स्पेशल सचिव ही बना दिया गया ताकि वो भारत के मामले देख सके। और भारत के मामले देखने के लिए उसकी एक सहायता करने के लिए एक परिषद भी स्थापित कर दी गई जिसमें लगभग 15 सदस्य होते थे। लेकिन भारत सचिव जो था ये परिषद जो सिर्फ सलाह देने के लिए होती थी। जिस तरीके से राज्यपाल की सलाह को मुख्यमंत्री सलाह देता है या मुख्यमंत्री को उसकी मंत्रिमंडल सलाह देता है, तो उसी प्रकार से भारत सचिव को परिषद सलाह देती है। लेकिन इस परिषद की जो सलाहें होती थी वो सिर्फ परामर्श मात्र की होती थी। भारत सचिव चाहे तो इनकी सलाह को माने या चाहे तो ना माने। वायसराय के साथ भी परिषद होती थी। इस परिषद के कुछ कार्य जो होते थे वो सलाह वाले होते थे। कुछ की सलाहें माननी भी पड़ती थी और कुछ सलाहों में वायसराय अपना खुद का डिसीजन ले सकता था। वायसराय कोई भी काम करता था तो उसके लिए भारत सचिव को रिपोर्ट करना होता था। भारत सचिव उसके किसी भी काम को मैनेज करता था। यहाँ से यानी वायसराय किसको बना के भेजना है, कैसी व्यवस्थाएं रहेंगी, तो ये सभी देखने के लिए एक परिषद होती थी। तो भारत सचिव सारे काम देखता था। इसके अलावा इस अधिनियम के द्वारा जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाली व्यवस्था जो थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और उसके ऊपर नियंत्रण करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाली जो व्यवस्था थी वह भारत शासन अधिनियम के द्वारा ख़त्म कर दी गई। क्योंकि कंपनी का शासन भारत में ख़त्म कर दिया गया। अब ताज का शासन शुरू हुआ और ताज के शासन द्वारा भारत का शासन जो था वायसराय देखता था। वहाँ की संसद में भारत सचिव बैठा हुआ था जो कि वहाँ का एक संसद में एक मंत्री होता था कैबिनेट स्तर का। वह अपनी परिषद के साथ सारे कामकाज और मामले यहाँ के देखता था। तो आई होप इससे संबंधित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के आपके सारे मुद्दे सुलझ गए होंगे।